सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ आज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग चैप्टर के धीरे धीरे लास्ट की तरफ पहुँच रहे हैं। ठीक है, लास्ट लास्ट नहीं, लास्ट की तरफ पहुँच रहे हैं। और अब आपको चीज़ें थोड़ी आसान लगेंगी। आसान क्या, क्योंकि अब क्वेश्चन करना है भाई। अब क्वेश्चन करने की टाइम आ गया बच्चों, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये सब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसको एक पेज में भी फार्मूले के थ्रू लिखा जा सकता है। अल्टीमेटली लास्ट में आप फार्मूला ही याद रखते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर जे एडवांस में सवाल आ गया तो उसको करने के लिए कॉन्सेप्ट लगता है, फार्मूला नहीं लगता है। मतलब फार्मूला लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तरीका आना चाहिए बच्चों। बेसिकली कुछ ऐसा भारी नहीं होता है, बस तरीका आएगा आपको तो आप कर लेंगे सवाल। ठीक है, अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये फ्लक्स हर जगह कॉमन मिलेगा आपको, मैं ये बता रहा हूँ। ये जो आप फ्लक्स देख रहे हैं ना बच्चों, फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आगे अगला चैप्टर अगर पढ़ेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, है ना। कुछ इस टाइप का चेंज हो जाएगा बच्चों। और पीछे अगर पढ़ाए होंगे हम लोग तो याद होगा आपको कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ये 11th की बात है। ग्रेविटेशनल बोलेंगे 11th में कहाँ पढ़ता था मैं। मुझे पता है बच्चों 11th में कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन जानना तो जरूरी है, ग्रेविटेशन चैप्टर है कहाँ 11th में, बस इतना पता है ना। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स वहाँ पे भी होता है। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई ये फ्लक्स फ्लक्स क्या बार बार चल रहा है, ये है क्या फ्लक्स। तो फ्लक्स बच्चों ये है, देखिए। फ्लक्स का एक्चुअल जो मैं बता रहा हूँ वो डिफिनेशन है कि कहीं कोई पूछ ले आपसे फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, फ्लक्स क्या है, तो ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ, देखिए, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, लाइंस समझ रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग और अटैकिंग। अटैकिंग बच्चों, इधर तो बहुत बारिश हो रही है, आपकी तरफ हो रही है क्या बताइएगा। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग और अटैकिंग ऑन एनी सरफेस, और एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, है ना। ये बहुत अच्छी सी लाइन आपको मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग और अटैकिंग। पास करना या अटैक करना, भाई अटैक कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है अटैक। अटैकिंग ऑन एनी सरफेस परपेंडिकुलरली। अगर लाइंस जो है, लाइंस क्या है, लाइंस मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये सब लाइंस है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, मान लीजिए ये वाली पेन है और ये हमारा सरफेस है। ये हमारा क्या है बच्चों, सरफेस है, दिख रहा है आपको, ये सरफेस है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को परपेंडिकुलरली, देखिए है ना, 90 डिग्री पे है पूरा बच्चों, देखिए है ना 3D में। तो 90 डिग्री पे इसको हिट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ना कि इसका ये फ्लक्स हो जाएगा। जितना फील्ड लाइंस इसको पास कर रहा है उतना इसका फ्लक्स होगा। क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग और अटैकिंग ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलरली। अगर एक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो इसका फ्लक्स कम होगा, दो पास कर रहा है, 10 पास कर रहा है, 100 पास कर रहा है, 1000 फील्ड लाइंस पास कर रहा है तो फ्लक्स इसका उतना ज़्यादा हो जाएगा। अरे समझ में, जितना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली, याद रखिएगा परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पे इसको हिट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे हिट करेगा तो ये कहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, समझिए ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चला गया ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है भाई। ऐसे हिट होना चाहिए, एकदम हिट होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। ठीक है, यही सेम चीज़ आप यहाँ देखेंगे और यहाँ पे देख चुके हैं, है ना। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्स ये है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो यहाँ बोल देंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। बाकी चीज़ें वही सेम रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस हमने बना दिया, एक सरफेस ये मान लेते हैं ना बच्चों। ये क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे है ना। ये सब जो फील्ड लाइंस हैं मैंने ये बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। तो इससे पास होने वाले इस सरफेस जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सरफेस है। तो इस सरफेस से जो पास हो रहे हैं ना, ये क्या है, ये सरफेस है ना। सरफेस ऐसे था, परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस ऐसे पास हो गए ऐसे, है ना, इसको छेद करके ऐसे। तो भाई हमको पता चल गया एकदम 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है ना बच्चों, इसका 90 डिग्री है, प्लेन से एंगल इसका 90 डिग्री है। तब यहाँ पे फ्लक्स आएगा, मतलब यहाँ पे फ्लक्स का जो होता है साइन वो ऐसा होता है, देखिए ऐसा, ठीक है ना, गोल करके ऐसे मार दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसे होता है। अगर अगर मान लेते हैं कि यही हम ऐसे करके बना दिए ये प्लेन,
इस बार प्लेन कुछ ऐसा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं तो कुछ हुआ ही नहीं ना बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। इसको परपेंडिकुलरली हिट करना है, इसको ऐसे, ऐसे नहीं जाना है ना। ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ही नहीं, जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे तो कुछ फ्लक्स होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स हमको साफ साफ पता चल रहा है वो 0 है। भाई किसको हिट करेगा तब तो फ्लक्स आएगा, हिट ही नहीं कर रहा है ना, हिट ही नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ऐसे चला जा रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ये बता देते हैं आपको, मैं ये बता देता हूँ आपको कि ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था कि नंबर ऑफ लाइंस जितना ज़्यादा हो जाए तो उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा हो जाएगा। यही तो बात है, नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा भाई। मतलब कि हमें पता चल गया, अगर मैं कोई सरफेस बना दूँ, देखिए अगर मैं कोई ऐसा सरफेस बना दिया था, तो इस सरफेस जिससे जो पास होने वाले फील्ड लाइंस थे, देखिए ये सब मैं फील्ड लाइंस बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड, है ना, जो ये सब फील्ड लाइंस है ऐसे इसके पास आउट हो रहे हैं। और सारा यहाँ पे फील्ड लाइंस आपको पता चल रहा होगा कि इस सरफेस के तो परपेंडिकुलरली है ना मुझे, सरफेस के परपेंडिकुलरली है। यहाँ पे कुछ फ्लक्स आएगा, कुछ फ्लक्स आएगा, पीछे ही बताया मैंने, पीछे मतलब ये इसमें बताया ना, वैसा ही कुछ है। हमने बताया ये कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर बढ़ा दे तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब भाई कि फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप चाहिए ना, आप चाहें यहाँ पे और ज़्यादा फील्ड लाइंस बना दीजिए, देखिए मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब कि फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा आएगा भाई। जितना ज़्यादा इसको पास करे परपेंडिकुलरली उतना ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। आप एक और चीज़ से फ्लक्स बढ़ा सकते हैं, सोचिए किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इस एरिया को ही बढ़ा दें, ये जो हम बनाए हैं प्लेन, ये प्लेन है बच्चों, है ना, प्लेन है इस टाइप का, इस प्लेन का एरिया ही बढ़ा दें, मतलब इसका एरिया और बड़ा कर दे भाई, तो ज़्यादा फील्ड लाइंस और पास करेंगे ना। क्योंकि हमने उसका प्लेन का एरिया ही बढ़ा दिया। मतलब की बात ये भी है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है ना, एरिया। लेकिन हम एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया। बच्चे बोलेंगे एरिया वेक्टर, एरिया तो ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मान लेते ये स्क्वायर टाइप का होगा, ये एरिया ए लेंथ ए है, लेंथ ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो ये वेक्टर क्यों लगाया मैंने, ये मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूँ या फिर एरिया बढ़ा दूँ तो दोनों बढ़ाने से ही फ्लक्स बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली बात ये है कि जो फ्लक्स होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और ए, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ना, ये सब परपेंडिकुलर था, मतलब कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है बच्चों की आवाज़ थोड़ा सा अच्छा ना है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आवाज़ आएगी, इतना तो आएगी कि आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इंटू ए कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे के का वैल्यू अगर 1 ले लें, के का वैल्यू 1 ले लें तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ई परपेंडिकुलर ए, ठीक है, ई परपेंडिकुलर ए। बोलेंगे कि यहाँ पे जब के आया प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आया, तो के का वैल्यू फिर 1 खुद से ही रख दिया। तो बच्चों फिजिक्स में ऐसा ही कुछ करते हैं, हमारा ऐसा है काम कि हम कुछ लाकर उसको हटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे के का वैल्यू 1 लेकर हटा दें। तो बेसिकली बात ये है, इसके और इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। मैं ये बता रहा था कि एरिया यहाँ पे वेक्टर में क्यों है, एरिया वेक्टर में क्यों है भाई, इसलिए है वेक्टर में क्योंकि देखिए इधर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको एरिया के बारे में। तो देखिए एरिया जो है ना बच्चों, एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। ये बोलेंगे कि अभी तक तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ पे तो एरिया मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अभी तक तो यही पढ़ रहे थे, हमारे पास कोई अगर रेक्टेंगल है इस टाइप का, ये एल है, ये ब्रेथ है, एरिया क्या हो जाता था, एल इंटू बी। यहाँ तक सब सही है। अब थोड़ा सा अच्छा सोचिए बच्चों, अब आप सोचिए कि आप थोड़ा आप बड़े हो गए, आप 12th क्लास में आ गए, तो सोचना ये है कि एल और बी तो ठीक है एरिया है, लेकिन अब इसका डायरेक्शन बताना है भाई, एल बी किस डायरेक्शन में है।
अब थोड़ा अच्छे, अब बड़े आदमी हो गए ना, अब ट्वेल्थ में आके, तो अब आपको ये भी सोचना है कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन हमेशा, अगर इस सब सरफेस जो 2D सरफेस है, लेंथ और ब्रेथ है तो 2D सरफेस है ना, तो इनके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली एरिया लेते हैं। क्या? सरफेस के परपेंडिकुलरली एरिया लेते हैं। मतलब कि बात यह है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। समझिए ना, ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ है ना, ऐसे करके। उसी तरीके से ये भी है वैसा ही सरफेस, इसके भी सरफेस के परपेंडिकुलरली है, ऐसे है, और ऊपर ऐसे। तो हम एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ लेते हैं। मान लेते हैं कि इधर वाली जो थी, ये एक्स एक्सिस था, ऊपर वाला ये वाई एक्सिस था। तो ऊपर वाला आ जाएगा तो एल भी के कैप में आ जाएगा, मतलब ऊपर, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, और इस ऊपर वाला को बोलते हैं के कैप। तो ये के कैप में आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर में। चलिए एक और अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे बता सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर, ये मान लेते हैं कि आर दूरी है, तो इसका एरिया क्या होता है एक्चुअली में, पाई आर स्क्वायर। अभी तक तो यही हम जानते हैं, यही होता भी है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा इसका एरिया भी बताना है, मतलब कि इसका वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में बताना है ना। ऐसा कुछ ये था हमारे पास। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये एरिया वेक्टर है, ये भी एरिया वेक्टर है। 2D में, 2D प्लेन में एरिया वेक्टर या तो इस सरफेस के ऊपर हो सकता है या ये सरफेस के नीचे हो सकता है, लेकिन होना परपेंडिकुलरली है, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो ऐसे ही लेना होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये किस डायरेक्शन में आ गया हमारे पास, ऊपर की तरफ जाएगा तो, है ना, वाई की तरफ जा रहा है, तो वाई मतलब जे का कैप होगा, है ना। मतलब यहाँ पे एरिया अगर नीचे वाला लिखना चाहे तो पाई आर स्क्वायर माइनस का जे कैप हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस का जे कैप हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। नीचे वाला आएगा तो माइनस का नीचे की तरफ, ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ। ये तो 2D में ठीक है, 2D में आपको समझ में आ गया, 2 डायमेंशन में, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए उसका, नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं। अब बात आती है 3D में। 3D सरफेस, जैसा कि क्यूब समझ सकते हैं आप, जैसा कि आप क्यूब समझ सकते हैं ना बच्चों। क्यूब बनाने आता है, हमने बचपन में बहुत बनाया था, ऐसे करके बना देते थे। तो ये क्यूब है, तो क्यूब में कैसे होगा भाई, क्यूब में कैसे होगा? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। एरिया वेक्टर हमेशा हम लोग लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे 3D में क्या होता है ना कि सरफेस पूरा क्लोज हो जाता है। जैसे स्फीयर है तो क्लोज है, सिलेंडर है तो क्लोज है, क्यूब है तो क्लोज है, क्यूबाइड है तो क्लोज रहता है, पूरा ढका रहता है ना। तो बक्सा आपके घर कैसा है, ढका हुआ रहता है। कोई गोल बॉल है तो बॉल बीच से कहीं फटा हुआ रहता है, वो वैसे हम खेलते हैं उससे, बॉल से नहीं खेलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्लोज होता है, क्लोज 3D सरफेस होता है ये तो, है ना। क्लोज्ड लेना ही होता है, क्लोज्ड ही होता है, ठीक है। कहीं से खाली हो जाएगा तो थोड़ी क्यूब होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो हमें पता चल गया, हम एरिया हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए ये सरफेस था इधर, ये सरफेस था इधर, ये सरफेस था इधर, ये सरफेस इधर। चार तो हमने दिखा दिया, एक इसके इधर होगा और एक इसके इधर होगा, मतलब एक अंदर समझ सकते हैं क्यूब के अंदर, और बाहर की तरफ। ऐसे हम लोग एरिया लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलरली, है ना। एरिया वेक्टर है, कैप में दिखा रहा हूँ, है ना, इसका डायरेक्शन। उसी तरीके से आप ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर बना लेते हैं, है ना? एक सिलेंडर भी बना लेते हैं बच्चों। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? मान लेते हैं ये सरफेस तो प्लेन होता है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ये टेढ़ा क्यों हो गया? इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब सिलेंडर में है कि इधर वाला सरफेस पूरा कर्व होता है, ऐसे टाइप का होता है ना बच्चों, ऐसे पूरा कर्व होता है। तो कर्व में कैसे होगा भाई? कर्व में भी परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा कर्व है ना, तो कर्व में है तो ये ऐसे होता है ना। देखिए ये पूरा कर्व है ऐसे करके, तो इस कर्व में भी एकदम परपेंडिकुलर ही समझ सकते हैं, इसके ऐसे परपेंडिकुलर, इसके ऐसे, समझिए वो भी परपेंडिकुलर ही है। उधर पीछे होगा तो पीछे की तरफ होगा, क्योंकि समझ रहे हैं ना कैसा होता है, सिलेंडर ऐसे होता है। समझिए ना, यही सिलेंडर है बच्चों, ये जो है ना, ये सिलेंडर है पूरा गोल टाइप का। तो इसमें इधर की तरफ एरिया वेक्टर इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में है, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में है लेकिन परपेंडिकुलर ही। अब आपको मैं स्फीयर लेके समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये सब इसका एरिया वेक्टर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हमेशा सरफेस के बाहरी की तरफ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है,
एक स्फेयर है, तो स्फेयर बच्चों आपको लगना भी तो चाहिए स्फेयर की तरफ, ठीक है। स्फेयर मतलब बहुत बड़ा सा गोल है। तो इसके भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही हम लेते हैं एरिया वेक्टर, ऐसे ऊपर की तरफ। अब बच्चों स्फेयर है तो आपको यहाँ पे समझ रहे हैं ना, पूरा ऐसे गोल है, ऐसे टाइप का। ये सर्कल नहीं है भाई, ये पूरा गोल है, ऐसे है ना। इसको हर डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में, पूरा डायरेक्शन में होगा। तो इसका एरिया वेक्टर जब होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर ही होगा। आ रहा है समझ में बच्चों? तो जब होगा तो बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर ही होगा, देख रहे हैं, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही है ना, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली आपको वैल्यू पता होगा, बट हमें बताना था कि डायरेक्शन क्या है, तो हम डायरेक्शन आपको बता दिए बच्चों, है ना। इसीलिए बोलते थे, इसीलिए मैं बोल रहा था एरिया का वेक्टर क्यों ले रहे थे, इसीलिए ले रहे थे क्योंकि इसका वेक्टर होता है ऐसे की तरफ, डायरेक्शन आखिर है ना बाहर की तरफ, है ना। देखिए आगे यहाँ पे, इसीलिए हम एरिया वेक्टर ले रहे थे, मतलब कि ऐसे ले रहे थे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। जो एरिया होगा ऐसे होगा, मान लो, है ना। तो इसके एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर ऐसे है। बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है लाइटनिंग। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है। आगे और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया, देखिए हमने फ्लक्स का वैल्यू क्या देखा बच्चों, देखा ना हमने, फ्लक्स का वैल्यू क्या आ रहा था, फाई इक्वल टू ई ए आ रहा था। ठीक है, ये तो केसेज हमने देख लिया कि फाई इक्वल टू ई ए बिल्कुल आसानी से हमारा आ रहा था। अभी मैं डिफिनेशन बताता हूँ ये सब क्या है। पहले ये देखिए कि फाई इक्वल टू ई ए हमारा पीछे आ गया था, लेकिन एक केस आप समझिए ना, मान लेते हैं कि सरफेस हमको ऐसे दे दिया, सरफेस हमको ऐसे दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसको ऐसे पास कर रहे हैं, और इसका सरफेस एरिया जो होता है, ये जो प्लेन है, इसका सरफेस एरिया का वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलरली होता है ना बच्चों। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, अभी बताया हमने। तो ए वेक्टर तो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर, और ये ऐसे है, और इनके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल हमको थीटा दे रखा है, मान लेते हैं, तभी तो कंपोनेंट ले पाएंगे। तो ई वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, समझिए ना, ये प्लेन को ऐसे चीरते हुए जा रहा है ना, ऐसे है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ये कुछ एंगल पे, जैसे ये प्लेन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, किसी एंगल पे जा रहा है, ऐसे एंगल पे जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल पे जा रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको अभी तक पता था कि सरफेस के परपेंडिकुलर हिट करना है, ये हिट कर ही नहीं रहा है। लेकिन हम इसका कंपोनेंट ले सकते हैं ना भाई, इधर भी एक और इधर भी एक, तो ये हट जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। ई का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा क्या, ई कॉस ऑफ थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई साइन ऑफ थीटा। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अब इसका कंपोनेंट ले लिया तो ये तो हट ही जाएगा। तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आ गया, साइन थीटा का, जो कि सरफेस के पैरेलल है, इसकी वजह से तो पता ही है फील्ड आएगा ही नहीं भाई। क्यों आएगा? क्योंकि हमने बोला परपेंडिकुलरली हिट करना है, मतलब ऐसे। तो बस इसके वजह से आएगा, ई कॉस थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स आएगा वो ई कॉस थीटा की वजह से आएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लिखें, वाई इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। और कहीं पे ई ए कॉस थीटा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि ई वेक्टर और डॉट है ए वेक्टर का, तभी तो ई ए कॉस थीटा आया। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब ई परपेंडिकुलर, सॉरी, ई परपेंडिकुलर था, मतलब ई परपेंडिकुलर जब हिट कर रहा है तब ये वाली फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है दोनों के बीच का। तो यहीं पे ई डॉट ए में कॉस 90 रख देंगे, तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई और ए का मल्टीप्लीकेशन कब आ रहा था, जब ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा था, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, और इसका एरिया वेक्टर कैसे था, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही था। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, 90 90 नहीं है ना बच्चों। इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री रख दीजिए, कॉस 0 1 होता है, तो ई ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आया था। तो हमें ये नहीं याद करना है, हमें ये ध्यान में रखना है, ई डॉट ये होता है
है ना, ई डॉट ए सब जगह वैलिड है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जा रहा था यहाँ पे, तो देखिए इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री था, और 90 डिग्री रख देंगे, कॉस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स इस फील्ड की वजह से जीरो ही तो आ रहा था, है ना, सिंपल है यार। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब आपको पता चल गया हमारे पास फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं अगर कोई केसेज, जैसे यहाँ पे अभी आपको मैं डिफिनेशन नहीं पढ़ के बताया, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस आता है ना, उस सरफेस को बेसिकली जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको परपेंडिकुलरली हिट करते हैं, जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हिट करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अरे समझ में, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको हिट करेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लक्स होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीछे ही मैंने बताया आपको। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे चलिए कुछ हम एग्जांपल भी कर लेते हैं, है ना। अभी तो 2D सरफेसेज ले रहे थे, अभी 3D लेकर दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं ना बच्चों कि ऐसे कुछ हमको दिया हुआ है, ये 3D सरफेस में क्यूब बना दिया हमने, ठीक है। तो ये क्यूब है और इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो हमको बता दे रहे हैं, ऐसे है। तो बोल रहा है फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, ये जो क्यूब है इसका फ्लक्स क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ फ्लक्स जनरेट हुआ होगा, वो कितना होगा, चलिए बताते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3D में क्या बताया था हमने, सरफेस के एरिया परपेंडिकुलर होता है, इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर ऐसे 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 होता है ना। तो यहाँ पे भी हम वही कर देंगे। ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस ले रखा है इधर वाला, इसके वजह से एरिया वेक्टर इधर, ये जो सरफेस ले रखा है आपने, इसके वजह से एरिया वेक्टर इधर, है ना। तो नीचे बना के बता देता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इस टाइप का था इधर, और इधर वाला कैसा था, ऐसा था। ये जो सरफेस है इधर वाला और ये है सरफेस इधर वाला, तो इन दोनों की वजह से जो एरिया वेक्टर तो ऐसे ही है ना, इनका एरिया वेक्टर तो ऐसे ही है। यहाँ पे अब बात आती है कि इनका फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, इस पे फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, फील्ड लाइंस इधर की तरफ है भाई, है ना। ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है ना, इसको मैं नीचे बना दिया, इसको नीचे बना दिया, है ना बच्चों। तो बात ये है इसका फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रहा है, दोनों में तो सेम है, लेकिन एरिया वेक्टर तो अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स लिखना चाहूँ, पाई कितना आ जाएगा, अभी दो ही सरफेस से निकल रहे हैं, ई डॉट ए होता है। तो ई इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, तो कॉस दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है बच्चों, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई ए कॉस 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे बच्चों, माइनस का ई ए आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई ए कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, कॉस 0 डिग्री है। इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, तो भाई एंगल कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री। तो फाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ई ए आ गया, है ना। फाई का वैल्यू ई ए आ गया, यहाँ पे ई माइनस ई ए आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेते हैं कि पहला सरफेस था, ये दूसरा सरफेस था। उसी तरीका से चार सरफेसेज और हैं, ये एक सरफेस ये है, नीचे वाला ये है, सामने वाला ये है, पीछे वाला ये है ना। इधर वाला देख सकते हैं। ये ऊपर वाला की वजह से क्या होगा, ऊपर वाला देखिए आप, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला का एरिया वेक्टर ऐसे, ऊपर वाला का एरिया वेक्टर ऐसे, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं, ऐसे ही तो जा रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे ही 90 डिग्री दिख रहा है। तो कॉस 90 ऐसे भी आएगा तो वो जीरो कर देगा, तो इसके वजह से जीरो। फिर नीचे वाला जो ये है इसके वजह से एरिया वेक्टर नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो भाई यहाँ पे भी एंगल 90, तो यहाँ पे भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो। तो फ्लक्स एक दो सरफेस और बच गए, एक सामने वाला और एक उधर वाला, तो इनका भी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऊपर की तरफ पास होने वाला ऐसे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल फिर से 90, और इधर वाला भी 90। इस पे 90 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, समझिए ना, ये ऐसे इसका फेस है और ये ऐसे जा रहा है, तो 90 नहीं है ना बच्चों। इसका एरिया वेक्टर इधर और ये इधर, तो एंगल 180 और जीरो बन रहा है। तो ये 1 2 सरफेस दिखा दिया हमने, ये 3 सरफेस मान लेते हैं, ये 4 सरफेस है, ये 5th हो जाएगा, उधर वाला 6th हो जाएगा। तो टोटल 6 सरफेसेज होते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सरफेसेस का जोड़ दीजिए,
फाइव ड्यू टू वन प्लस फाइव ड्यू टू टू प्लस फाइव ड्यू टू थ्री प्लस डॉट 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 फाइव ड्यू टू सिक्स। अब बोलेंगे फ्लक्स जुड़ रहा है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही बात है, ये स्केलर क्वांटिटी है। पीछे मैंने नहीं बताया लेकिन बताना चाहिए मेरे को। फ्लक्स जो होता है बच्चों वो स्केलर होता है। क्यों भाई, क्यों स्केलर होता है भाई, बताइए बताइए। स्केलर इसलिए होता है क्योंकि फाई का वैल्यू जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर आता है, तो ये इसलिए स्केलर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं यूनिट देखना चाहूँ, यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, फाई का यूनिट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन तो न्यूटन अपॉन कुलॉम इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। तो ये फ्लक्स का यूनिट होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिना किसी डायरेक्शन के। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स वन, वन कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं वन ही तो था, ये टू ही तो था। तो माइनस का ये पहला वाला, दूसरा वाला प्लस का ये, और बाकी की वजह से तो हम जीरो जीरो देख ही रहे हैं, बाकी सबके वजह से जीरो ही आ रहा था। देखा ना, इसके वजह से जीरो, इधर भी जीरो, इधर वाला भी होगा ऊपर वाला उसके वजह से भी जीरो, अंदर वाला के वजह से भी जीरो। तो भाई फिर से देखें तो इन दोनों का भी तो वैल्यू जीरो हो रहा है जोड़ने पर, मतलब कि हमें पता चल गया फाई नेट का वैल्यू जो है, नेट फ्लक्स क्यूब का है वो जीरो आ रहा है। ओवरऑल, ओवरऑल इस क्यूब की वजह से फ्लक्स जीरो आ रहा है। और ये पता होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ना। यहाँ पे इस सरफेस से भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसी सरफेस से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म है, इसीलिए तो यूनिफॉर्म है। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी शेप का, ये तो ठीक है ये क्यूब था, अब आपको लग रहा होगा क्यूब तो ठीक है, क्यूब में जीरो आ रहा है क्या, और कोई शेप लेंगे तो जीरो आएगा। चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। एक सरफेस क्या लेंगे, मान लेते हैं आपके लिए मैं गोल ही ले लिया भाई, गोल ले लिया, और जो पास होने वाला फील्ड लाइन है वो वैसे है ना। ये देखिए फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है ऐसे है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं। तो भाई अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं तो इस जो ये हमने गोला बनाया, ये गोला क्या है, पूरा ऐसे है गोला, पूरा है ना गोला है। गोला की वजह से जो इसका एरिया वेक्टर होगा हर जगह पे, देखिए ना बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पे गोला है तो इसकी वजह से एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखेंगे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ बनाया जाता है। हर जगह पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, हर जगह पे देखेंगे तो ऐसा ही बन रहा होगा। यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे। ये एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है, देखिए ये 90 डिग्री है ना बच्चों, ये एंगल का वैल्यू 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलरली है। बात आती है हमें नेट फ्लक्स निकालना है, फाई नेट ड्यू टू स्फेयर, इस स्फेयर की वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा भाई, क्या होगा। सिंपली हमें क्या पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए होता है। तो भाई डॉट ए, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब बच्चों छोड़ना नहीं है, यूनिफॉर्म ही लेना है। तो भाई अगर देखा जाए जितना इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बनाते तो इसकी वजह से एक यहाँ पे आता, यहाँ पे बनाते तो इसकी वजह से यहाँ पे आता, मतलब हर जगह पे देखे ना तो सिमेट्रिकली है ना वो, जो ये पूरा जो स्फेयर है वो सिमेट्रिकली है, पूरा सिमेट्रिकल होता है, जितना इधर उतना इधर। तो भाई देखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ है तो इसका अपोजिट यहाँ, यहाँ तो यहाँ, हर जगह पे अपोजिट अवेलेबल है। मतलब कि अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि देखिए इसको हटा के, देखिए एक ले लेते हैं यहाँ पे ये केस, ये मान लेते हैं ना कि यहाँ पे इस सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, मान लेते हैं। तो इसका सेम अपोजिट में यहाँ पे भी एक अवेलेबल है जो ऑब्वियसली अगर आप एरिया वेक्टर जो स्फेयर में लेते हैं तो हमेशा सेंटर से पास होता है, और रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियल मतलब रेडियस जहाँ पे इसका सेंटर आता है वहाँ पे ही मिलकर ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से देखिए एक और फील्ड लाइन यहाँ पे है, तो क्या लगता है बच्चों, ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे है पैरेलल लाइन, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा भी होगा भाई, पता है ना उससे क्या बोलते हैं मैथ में,
दो पैरेलल लाइन होता है और ये ऐसे है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल नीचे वाला इसका थीटा होगा, ये वाला। ठीक है, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। सिंपल हो गया ना। आप यहाँ पे ए वेक्टर था, इस बार ए का कंपोनेंट ले लेते हैं भाई है ना, आप ए का कंपोनेंट ले लीजिए। ऐसे ए तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन ए का भी कंपोनेंट लिया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। देखिए, तो ए का कॉस थीटा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और एक ए का साइन थीटा इधर आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम ए का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, ए कॉस ऑफ थीटा इधर, ए साइन ऑफ थीटा इधर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो होता है उसी की वजह से फ्लक्स आता है। जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, देखिए, जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या उसके अपोजिट, मतलब बेसिकली दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल 0 या 180, उसके अलावा 90 हुआ तो भाई 0 हो जाता है। मतलब कि दोनों में, है ना, दोनों पैरेलल होना चाहिए, तभी फ्लक्स आता है। देखिए, तभी फ्लक्स आया था। अगर पैरेलल नहीं है तो फ्लक्स नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक एरिया ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, तो भाई ये एरिया की वजह से आएगा, इस एरिया की वजह से फ्लक्स आएगा, लेकिन इसके वजह से फ्लक्स नहीं आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे भी ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, तो इसके वजह से नहीं आएगा, ड्यू टू ए साइन ऑफ थीटा देयर विल वे नो फ्लक्स। ठीक है, नहीं फ्लक्स होगा, क्यों? क्योंकि ए साइन ऑफ थीटा का ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया अब, दोनों के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री, और कॉस 90 पता होगा आपको वो 0 होता है, तो इसी के कारण से फ्लक्स नहीं आएगा इसके वजह से। फ्लक्स किसके वजह से आएगा? बस ये कंपोनेंट। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अरे यार, एंगल 0 डिग्री ही तो है, एरिया ऐसे, ई भी ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है एंगल, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ना, एरिया ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 180। तो यहाँ की वजह से क्या आएगा, यहाँ की वजह से क्या आ जाएगा फ्लक्स, ई कॉस थीटा इंटू ए, मतलब ई ए कॉस थीटा, यही तो होगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। इसके वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, फिर से दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों, क्योंकि क्या है, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो फिर से सबका ऐड करेंगे। ये तो एक केस बताया, वैसे ही इसके वजह से ये है, वैसे ही इसके वजह से ये है, वैसे ही इसके वजह से ये है, सबकी वजह से अगर ऐड करेंगे तो सबका एक कंपोनेंट इसके वजह से नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा, और इसके वजह से तो 0 हो ही जाएगा ही। बेसिकली बात ये है बच्चों कि जो फ्लक्स नेट आ रहा है ना स्फीयर की वजह से, वो हमेशा 0 आ रहा है, नेट फ्लक्स। ध्यान दीजिए, और ये बस इस स्फेयर और वो क्यूब का नहीं है बात, ये बात सभी शेप्स के लिए अवेलेबल है। जैसा भी आप शेप्स चाहें वैसा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख सकते हैं, बशर्ते बात ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, और तो और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज नहीं रखना है भाई, चार्ज रखोगे तो भाई उसकी वजह से बदल जाएगी चीज़ें, है ना, उसकी वजह से इसका भी फील्ड लाइंस फिर बनने लगेगा, तो चीज़ें बिगड़ जाएगी, वो फिर नहीं होगा इसमें एप्लीकेबल। हमें बस क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और कोई भी शेप इसमें डाल देना है, जितना फ्लक्स, जितना फील्ड लाइन्स अंदर जा रहे हैं उतना बाहर आ रहे हैं, ओवरऑल नेट फ्लक्स तो 0 ही है अगर वैसा केस है तो। याद रखिएगा मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म होना चाहिए, अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है सोचना, फ्लक्स 0 ही होगा। ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। आपके लिए एक और सवाल है बच्चों। सवाल ये है कि मान लेते हैं कि इस बार ये क्यूब जो है ना, क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, क्यूब को बच्चों हमने रख दिया है एक्स एक्सिस पे, है ना, आई थिंक ऐसे समझिए आप। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे समझ जाइए। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है वो हमें दे रखा है ई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। ऐसे करके आपको दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ई एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ई एक्स जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे भी दे सकता है।
सॉरी, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि ई वाई के कैप किसी भी डायरेक्शन में आपको दे सकता है, जैसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तीनों डायरेक्शन में, तो ऐसे करके दे सकता है। यहाँ पे बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है भाई, हर एक एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रहा है। एक्स इक्वल टू 1 के लिए ई आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए 4 टाइम्स ऑफ ई आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ठीक है, कैन भी ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन में, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे पास कर रहे हैं। आई कैप है ना, आई कैप में है तो ऐसे करके बना देंगे, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन हम बना तो सकते हैं, लेकिन हम बना तो सकते हैं बच्चों। कोई और कलर ले लेते हैं यार, लेकिन हम बना तो सकते हैं, है ना बच्चों। इसका वैल्यू जो है ई एक्स स्क्वायर आई कैप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये यहाँ पे ओरिजिन है, बोला जा रहा है कि फाइंड फ्लक्स THROUGH थ्रू ट्यूब। ट्यूब की वजह से क्या होगा फ्लक्स, भाई बताओ जल्दी से हमें बच्चों। बताना बिल्कुल आसान है, बताना बिल्कुल आसान है, आपको दे रखा है कि इसका ए है ना, ये ए है, ट्यूब है तो ए होगा, और यहाँ से इसका दूरी भी ए ही दे रखा है ओरिजिन से। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो हमको यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब बेसिकली हमको ओरिजिन को कंसिडर करके ही बताना है। ठीक है बच्चों, बताना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता ही है, ई डॉट ए होता है। अब बोलेंगे ये तो यूनिफॉर्म में होता था, नॉन यूनिफॉर्म में क्यों लगा रहे हैं बच्चों। अगर इसको हमको लगाना है तो ई डॉट डी ए करके लिखना होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस ये ले रहा हूँ, आगे आपको ये समझ में आ जाएगा। आप ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है तो ये क्यों लग गया, आगे 1-2 स्लाइड बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी समझिए ये ले रहे हैं। ठीक है, तो आई कैप में है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, एक्स छोड़ दीजिए, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है, ये जो आई कैप में है ना, ये आई कैप जे कैप के कैप, ये डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन हमें पता है वो है आई कैप में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। अब आपको पता चल गया, भले ही नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये सरफेस नीचे वाला, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, उसके वजह से तो फ्लक्स जीरो ही होगा, जीरो ही होगा भाई, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन हमें पता है, भले ही ये वेरी कर रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन तो हमें पता है ना। इसके वजह से क्योंकि उनके हमेशा वो पैरेलल ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस, ये सरफेस, फ्रंट वाला और बैक वाला सरफेस के हमेशा पैरेलल होगा, सॉरी, हाँ इस सरफेस के हमेशा पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से जीरो होता है। अब बचा क्या, ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इन्हीं दोनों की वजह से आएगा। पहला सरफेस ये देख लेते हैं, पहला सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है ऐसे होता है, ये दूसरा सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है। ठीक है, और एरिया वेक्टर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर। तो चलिए भाई दोनों की वजह से लिख देते हैं, तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा, 5/1 प्लस 5/2, तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना है ई डॉट ए, ई जो ई क्या है यहाँ पे, ई एक्स स्क्वायर है, आई कैप में था देखिए है ना, इसका जो डायरेक्शन हमें देना है वो लिख देते हैं, आई कैप में है, डॉट डॉट 1 की वजह से ये कितना है, ये है माइनस का आई कैप में। देखिए बच्चों ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, इस डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं एक्स वाला, लेकिन ये एरिया इधर है, मतलब कि अपोजिट में एक्स में है, तो माइनस का आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप। ठीक है, अब आगे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर डॉट है, मतलब आई कैप डॉट, इसका भी डायरेक्शन आई कैप में ही है, एरिया वेक्टर मतलब ए स्क्वायर आई कैप में, ये भी आई कैप में। चलिए बच्चों ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये माइनस में आ रहा है, कुछ ये कुछ माइनस में आ रहा है ना। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, पता ही होगा, ई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का आएगा, ई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसको जोड़ मत दीजिएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये एक्स का वैल्यू कुछ और है, ये एक्स का वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये जब आप रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस कितना है, एक्स मतलब यहाँ से डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना था, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स, ये कितना दूरी है, ये सरफेस एक्स से कितना दूरी पे है, ए और ए 2a दूरी पे है,
तो यहाँ पे ये कितना दूरी पे है, 2a दूरी पे है, यहाँ x का वैल्यू 2a होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू a होगा, क्योंकि ये सरफेस की दूरी, ये सरफेस की दूरी ऑरिजिन से a है ना, यही तो दूरी है, ये ऐसे रखा हुआ है, ऑरिजिन से कितना a दूरी पे है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख देंगे, 2a, यहाँ पे x का वैल्यू a। तो अब आ जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है, जल्दी 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 बताइए बच्चों, निगेटिव ऑफ e a⁴ प्लस ई कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ e⁴ तो ओवरऑल 3 टाइम्स ऑफ e⁴ आंसर हो जाएगा जो फ्लक्स का आएगा। देखिए ये आंसर होगा, है ना बच्चों, देख रहे हैं ऐसे करना होता है। ये तो बस मैं एक छोटा सा केस लेकर बता दिया कि ऐसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप तीनों में दे सकता है, और डॉट ही तो करना है, और फाइनली आप डॉट कर दीजिएगा, डॉट करने आता होगा आपको, सेम होता है, आई कैप तो 1 हो जाता है, आई के साथ जे, आई के साथ के रहेगा तो 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल उनके बीच का 90 डिग्री हो जाता है, और cos 90 0 होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि बच्चे ये सब हम समझ रहे हैं कि आपको आता होगा, वेक्टर में तो ये सब आसान से पढ़े होंगे ना। तो भाई यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, आगे एक और केस ले सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ तक तो एग्जाम्पल था। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक क्या देखा हमने, अभी तक देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आता है। हम क्या लिए थे, अभी एक बार नॉन यूनिफॉर्म लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे सब में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमेशा बोल रहा था कि उस क्यूब या उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं था। लेकिन अब क्या करेंगे ना, हम उसके अंदर चार्ज लेंगे भाई, अब हमको चार्ज लेना है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से एक अच्छा सा लॉ आता है, क्या आता है अभी बताता हूँ मैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसके अंदर चार्ज लेने वाले हैं, मतलब अभी अगर हम आपको गोल बना दिए यहाँ पे, अब हम इसके अंदर चार्ज लेने वाले हैं भाई, है ना बच्चों, ये देखिए ऐसे तो हो जाता है, और यहाँ पे हमने कोई छोटा सा चार्ज रख दिया है, छोटा सा चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव है, इस बारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हम नहीं ला रहे हैं, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और ये कैसा है, ये होलो स्फीयर बनाया गया है, ठीक है, होलो स्फीयर। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि होलो है, अंदर खाली है, तो यहाँ पे चार्ज रख कैसे दिए हैं मैं भी बचपन में सोचता था ये कि यहाँ पे चार्ज रखा कैसे गया भाई, पूरा होलो है तो चार्ज रखें कैसे बीच में हम। तो ये हमें भी नहीं पता है कैसे रखा जाता है, लेकिन हम मान रहे हैं, तब से आ रहे हैं मान रहे हैं कि बीच में यहाँ पे चार्ज रखा हुआ होगा। ऐसा समझिए ना कि कुछ इंसुलेटेड चीज़ होगा, इंसुलेटेड मतलब कोई भी वहाँ से कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस ना आए, तो इंसुलेटेड मतलब लकड़ी उकड़ी है ना, कुछ ऐसा चीज़, प्लास्टिक का कोई चीज़ से ऐसे रखा हुआ होगा, और वो उसका मास निग्लिजिबल होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये टिका हुआ होता है चार्ज, जिससे कोई भी मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता होगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा ही होता होगा ना भाई, ऐसा ही तो होता होगा, समझ रहे हो बच्चों आखिरकार ये यहाँ पे रखा हुआ कैसे रहता है। चलिए वो सब छोड़िए इसका जो रेडियस है हमें आर पता है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से भाई बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बनेंगे, है ना, ऐसे करके बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बाहर की तरफ एकदम ऐसे करके बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे बनेंगे ना वो, जो ऐसे करके इधर भी इधर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएगी बच्चों, बहुत सारे हम बना सकते हैं। तो बात ये है यहाँ पे कि हमने पढ़ के आया फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए, मतलब कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एरिया कुछ ऐसा फिक्स नहीं है भाई, ये पूरा ऐसे स्फेयर है बच्चों, और सभी तरफ निकल रहा है, सभी तरफ इधर 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 सभी तरफ, तो छोटा छोटा एरिया है यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे करके निकल रहा है ना, यहाँ पे ये कोई, यहाँ पे जो एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया ले रहे हैं, ये सब एरिया ए नहीं है, यहाँ पे छोटा एरिया डी ए है। पीछे ही बताया है बहुत पहले बच्चों की, छोटा एरिया मानते हैं तो डी ए मान लेते हैं, है ना, क्योंकि आप पीछे क्या देख रहे थे कि क्यूब बना दे रहे थे, क्यूब बना रहे थे, तो हमको साफ साफ पता चल रहा था कि ये सरफेस का एरिया क्या होता है, आपको तो साफ साफ पता चल रहा था ना, ये इधर इस सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ये दिख रहा था हमें। अब ये पूरा क्लोज्ड है, पूरा ये सरफेस स्फेयर वाला है, तो वहाँ पे छोटा सा एरिया हमें नहीं पता है ना भाई, पूरा एरिया आपको पता होगा, मान सकते हैं पूरा स्फेयर का एरिया, लेकिन जो छोटा सा लेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, वो नहीं पता है हमें, उसको हम डी ए मान लेते हैं, ठीक है, उसको हमने डी ए मान लिया। हर जगह पे छोटा छोटा डी ए इसलिए माना क्योंकि ये छोटा छोटा डी ए मिल के जो है ना,
ये छोटा छोटा डी ए पूरा मिल के पूरा एरिया बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा, एरिया कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? डीए मतलब क्या होता है, और इंटीग्रेशन मतलब ये सांप मतलब क्या होता है, ऐसे सांप मतलब सबको जोड़ देना। तो ये छोटा सा एरिया, छोटा 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 ऐसे बनाते जाइए ऐसे पूरे सरफेस पे, पूरा गोल सरफेस सब पे छोटा छोटा डीए, सबको मिलाते जाएंगे तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा ये स्फीयर का। ठीक है, ओके। तो एरिया वेक्टर होता कैसे है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? रेडियली आउटवर्ड मतलब जिस फील्ड, जिधर इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर भी होता है। ठीक है, जिधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका डीए वेक्टर भी होता है। ये चीज़ समझिए। अरे समझ में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री का है। आ रहा होगा समझ में? अब हम आसानी से लिख सकते हैं भाई, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे से फ्लक्स, छोटे से एरिया के लिए, मतलब छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, मतलब कि ई डॉट डी ए हो जाएगा, है ना, छोटा सा एरिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, छोटा सा एरिया। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब फ्लक्स हम डी एफ लिख दिए ना, डी फाई, इसको जोड़ देंगे, पूरा हमको जोड़ना होगा तभी तो नेट फ्लक्स हम बता पाएंगे बच्चों, है ना। तो मतलब डी फाई जोड़ देंगे पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, ई क्या होता है, ये चार्ज है ना भाई, तो चार्ज की वजह से क्या होता है, और इस हर जगह पे ये डिस्टेंस आ रहा है, ये रेडियस तो इसका आर ही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो आर डिस्टेंस पे, वो एरिया हम ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे, ये क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे दूरी है, मतलब के ये चार्ज और आर डिस्टेंस दूर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है एरिया, मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इनटू डॉट है, क्या है, डॉट है। और लेकिन डॉट का वैल्यू नहीं आएगा, डॉट करेंगे तो कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉट लेने का, है ना बच्चों। अब डॉट लेंगे तो कॉस, भाई समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 डिग्री आ गया होगा, कॉस जीरो 1 हो जाता है। डी ए मतलब कि ये एरिया धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, पूरा एरिया, पूरा स्फीयर का एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप साफ साफ, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, मतलब पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं साफ साफ, आपको पता चल रहा होगा कि 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, कट रहा है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है। तो हमारे पास जो पाई का वैल्यू आ रहा है, नेट फ्लक्स जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और क्यू क्या है, ये अंदर का चार्ज है, क्यू क्या है, इनक्लोज्ड है। इनक्लोज मतलब जो सरफेस लिए हैं हम, जो सरफेस लिए हैं आर, आर रेडियस का, उसके अंदर है चार्ज, ये चार्ज अंदर है ना बच्चों, क्यू इनसाइड है, ध्यान दीजिएगा, क्यू इनसाइड है। बोलेंगे इनसाइड आउटसाइड रहता तो, आउटसाइड रहता तो फ्लक्स दूसरा हो जाता ना बच्चों, उसका फ्लक्स अलग ही हो जाता। आउटसाइड चार्ज रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसके वजह से ये पूरा सरफेस ढक जाता है, तो उसके वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है। लेकिन अंदर रख दिए तो यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट आ गया। अरे समझ में, कोई यहाँ पे रिजल्ट आ गया कोई। और हम जो केस अभी बताया ना, बाहर रखेंगे, तो बाहर रखेंगे ना तो ये अंदर फिर नहीं अंदर नहीं लेना होगा, हमेशा चार्ज अंदर की वजह से ही यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर हमने यहाँ पे बाहर चार्ज रख दिया तो क्या होगा, बाहर रख देंगे तो इसकी वजह से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और हर एक का एरिया वेक्टर लेंगे और पूरा सिमिलर ही होता है भाई, पूरा सिमिलर ही होता है, तो फिर उसके वजह से जीरो हो जाएगा, उसके वजह से फ्लक्स आएगा ही नहीं, सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगा। समझ गए ना चीज़ें बच्चों, तो आपको आसान लगने लगेगा ना, इसीलिए मैं इतना देर तक बता रहा हूँ। तो सिर्फ अंदर वाला, बाहर वाला तो फिर उसका फ्लक्स जीरो कर ही देगा ना भाई, अभी तो बताया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, एरिया वेक्टर का एंगल बनेगा कुछ सिमिलरली खत्म कर देगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट आता है, और इसी को बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं, जैसे अभी आया ना, अभी जो ये फ्लक्स आया है वो आया है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, और हमारे पास क्या आया था, फाई का वैल्यू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना, छोटा सा एरिया छोटे से डी फाई के लिए आया था, तो वही छोटा सा आ जाएगा हमारे पास, ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो यही, इसी को तो बड़ा बड़ा अक्षरों में बोल देता है कि क्या है, ये गॉस लॉ है गॉस लॉ बोल देते हैं इसको, इसी चीज़ को लोग गॉस लॉ बोल देते हैं, सिंपल।
तो यही हम आगे देखेंगे, अभी तो ये ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें बताना बहुत भारी हो जाती है बच्चों। इसमें बहुत सारा हम एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारा सवाल करेंगे, तब जाकर अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आप ये रिजल्ट ध्यान में रख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है, कैसे आया आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, और एक बात बहुत ध्यान दीजिए ना बच्चों, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, मतलब कि ये गोल लिए थे, ये गोल लिए थे। अब इसको आप क्यूबाइड शेप में भी लिख सकते हैं, क्यूब शेप में, फिर भी बच्चों शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया ना भाई, शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब रेडियस वेडियस कुछ लेना ही नहीं है भाई, उसका कितना लेंथ है कुछ नहीं लेना है। नॉट क्या बोल सकते हैं भाई, डजेंट डिपेंड अपॉन शेप और साइज ऑफ सरफेस टेकन। जो हमने सरफेस लिया उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई, है ना, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों। इसका मतलब अब हम कोई भी शेप लेंगे तो हमें फिक्र ही नहीं करना है, हमें सोचना ही नहीं, हम डायरेक्ट फ्लक्स बता सकते हैं, हम डायरेक्ट फ्लक्स बता। लेकिन एक बात और, ये चार्ज सेंटर पे होना चाहिए, ये चार्ज देखें ना क्यू सेंटर पे था, अगर हम इसको इधर रख दिए ना तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और, यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ और, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऑलवेज यहाँ पे दिमाग में ये भी रखना है, चार्ज शुड प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेप। जो भी शेप लिए हैं, शेप टेकन, जो भी हमने शेप ले रखा है ना, उस शेप के सेंटर पे होना चाहिए चार्ज, तब जाकर ये चीज़ आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये गॉस लॉ पूरा हम बता नहीं रहे हैं, ये तो बस ये सब छोटे छोटे चीज़ें बता रहे हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं, फ्लक्स ओनली कम्स ड्यू टू इनक्लोज चार्जेस, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इनक्लोज चार्जेस की वजह से आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास, ये अगर बाहर भी कोई रख दे तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन हम इस चार्ज को लेंगे नहीं जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो। ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं आप, छोड़ना नहीं है मतलब ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है जहाँ तक हमने बताया, लेकिन अब इसके आगे जो हम बताएंगे वो गॉस लॉ में बताएंगे, है ना, गॉस लॉ में आगे हम लोग बताएंगे बच्चों, वो अभी आप छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये क्या था, इससे हमने चीज़ें निकाल लिया, इसका फ्लक्स का वैल्यू निकाल लिया, हर जगह पे यूनिफॉर्म ही आ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था ना यार, और कांस्टेंट भी आ रहा था, देखिए तभी तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था, सब चीज़ कांस्टेंट था। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं ना कि इस चार्ज को बाहर रख के देखने वाले हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए देखिए एक लास्ट केस लेते हैं जो मज़ा आ जाएगा इसमें आपको। देखिए अगर हम इस चार्ज को देख लीजिए, अगर हमने ये कोई ऐसा करके सरफेस बना दिया, ये क्या है, ये डिस्क टाइप का है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, डिस्क टाइप का है, तो डिस्क है और यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया है, क्यू चार्ज, तो इसके वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगा, है ना बच्चों, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। और ऐसा ही नहीं, बिल्कुल ये पूरा चार्ज है ना तो सब जगह पे होगा, इधर भी ऊपर भी होगा, है ना बच्चों। अब भाई चार्ज है तो सब जगह पे होगा ना बच्चों, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क बना रहे थे, तो इससे जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, है ना, वो क्या है, सारा नॉन यूनिफॉर्म है भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका दूरी लेंगे तो ये है, फिर इसका दूरी ये अलग हो गया, ये दूरी अलग हो गया, हर हर पॉइंट का दूरी अलग अलग है, हर पॉइंट का दूरी अलग है ना, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये केस देखिए आप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिलेबस में नहीं आता है चीज़ें ये सब ज़्यादा, लेकिन ये एक केस है जो आपको देखना पड़ेगा, ये कोई कोई किताब में भी दे रखा है तो हम इसको करा देते हैं आपको, है ना, हम चाह रहे हैं कि आप इसको कर लीजिए, है ना बच्चों, ज़रूरी है थोड़ा सा।
आखिरकार शेप हमारे पास बन क्या रहा है, शेप हमारे पास बन क्या रहा है, इसको उल्टा कर दें, इसको ऐसे है तो ऐसे कर देते हैं, कोई बात ना, कर सकते हैं ना भाई। आ रहा है समझ में बच्चों? इस क्यू चार्ज को यहाँ पे और ये कुछ यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो इसके वजह से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बनेगा, इसके वजह से इधर 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 सगरो बनेगा। तो इसको हमने बस उलट दिया है थोड़ा सा, है ना, मतलब ये ऐसे था ना, ऐसे कर दिया, ऐसे करके हम बना लेते हैं। बेसिकली हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, बताइए बताइए क्या निकालना है? ये निकालना है कि इसके वजह से कितना फ्लक्स होगा, इसके वजह से फाई कितना होगा बच्चों, है ना। इसके वजह से फाई ड्यू टू डिस्क, डिस्क की वजह से फ्लक्स कितना होगा, ये हमको बताना है। आपने अभी तक जो पढ़ा ना, ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ये लगा सकते हैं क्योंकि ये वैलिड होता है। ये क्या है बच्चों, वैलिड होता है। ई डॉट डी ए, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ए, छोटे से चीज़ के लिए हम देखते थे। तो अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो ये ले सकते हैं आप, ये नहीं लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए, नहीं बच्चों ये नहीं लिख सकते, ये कोई शेप के लिए था ना, यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ हमको लेना पड़ेगा। अब डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं क्योंकि हर जगह पे एरिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है, जो क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कर लेते हैं जल्दी से, ये केस जो भी है इस केस को ले लिए हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ज हमारे पास रखा हुआ था और ये डिस्टेंस आपको पता ही होगा। चलिए, यहाँ पे ये था, ये इसका तो रेडियस ही होता है ना बच्चों। अब आपको पता चल गया ना कि देखिए बार बार वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा तो यही था। ठीक है, अब जैसा भी बना ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा इस टाइप का जा रहा होगा और इस टाइप का बहुत सारा ऐसे 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 पास कर रहा होगा। अब उतना हम दिखाएंगे नहीं, पीछे दिखा चुके हैं, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, वो हम अभी दिखा नहीं रहे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इस पे पास हो रही है बच्चों, इसको थोड़ा नीचे कर ले क्योंकि हमें थोड़ा और ऊपर की जगह की ज़रूरत होगी। देखिए, ये सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस आपको एक्स दे रखा है, यहाँ से ये इसका डिस्टेंस जो है ये एक्स है। ओके, तो इस चार्ज की वजह से बच्चों, इस चार्ज की वजह से हमें फ्लक्स बताना है इस पे, तो फाई क्या हो जाएगा, डी फाई छोटा सा, क्योंकि ये बच्चों पूरा डिस्क है तो डिस्क की वजह से नहीं बताएंगे, डिस्क की वजह से हम एक एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले सकते हैं एक्स डिस्टेंस पे जाके, सॉरी छोटा एक्स तो ले लिए हैं, छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा ये डी आर विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं। सोचिए ना बच्चों, डिस्क में कैसा एलिमेंट लिया जाता है, डिस्क कोई है, डिस्क मतलब कि आपको कैसे समझा, रोटी, रोटी होता है, रोटी, रोटी को अगर देखें तो वो डिस्क है, और रोटी को ऐसे गोल गोल काट दे, ऐसे गोल काट दे, फिर और गोल काट दे, छोटा छोटा रेडियस में काट दें, छोटा छोटा उसका लेंथ लेकर, तो छोटा छोटा पूरा बन जाएगा, तो पूरा ऐसे जोड़ते जाएंगे तो पूरा रोटी बन जाएगा। वो छोड़िए, आप प्याज समझिए, प्याज, ओनियन, ओनियन जो होता है उसमें सर हर जगह पे ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे 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 गोल गोल गोल, छोटा छोटा गोल गोल बनते बनते ये पूरा बन जाता है। तो वही छोटा सा रिंग लेंगे और छोटा सा रिंग को बढ़ाते जाएंगे, जीरो से लेके ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, ये क्या प्याज बन रहा है, प्याज में अंदर देखें ना ऐसे ही तो होता है, तो देख रहे हैं पूरा एक प्याज का सलाद बन जाता है, सलाद जो होता है ना गोल, तो छोटे छोटे से रिंग को ही बना के तो पूरा प्याज बन जाता है बच्चों। तो वही छोटा सा हम लेंगे यहाँ पे, उसके वजह से हम बता पाएंगे, क्योंकि हमें पूरा की वजह से बताना मुश्किल है, हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। देख सकते हैं आप, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ऐसे ले रखे हैं, इसमें छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए। अरे समझ में बच्चों, छोटा सा ये ऐसे करके, छोटा सा इसका विड्थ भी होगा, है ना, तभी तो विड्थ बढ़ता जाएगा, तभी तो जाके पूरा ऑनियन बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये जो हम ले रहे हैं ना, ये आर डिस्टेंस पे जाके, छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके ये डी आर विड्थ का ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बन गया, ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए छोटा सा कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये जो ऐसा बना है इसको अगर खोल दे तो खोल देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये डी आर था छोटा सा और ये पूरा था, सोचिए ना पूरा इसका क्या हो जाएगा लेंथ, टू पाई आर ही तो होता है, तो टू पाई आर हम लिख देते हैं, तो ये पूरा टू पाई छोटा वाला आर। ठीक है, छोटा वाला आर है तो इसका पूरा एरिया छोटा सा डी ए आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, टू पाई आर डी आर, ये तो आ जाएगा टू पाई आर डी आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है,
तो डी ए वेक्टर हमें मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। तो अब देखते हैं हम लोग, ये जो छोटा सा निकाले आर डिस्टेंस पे ना, ये छोटा आर डिस्टेंस 0 से लेके आर तक वेरी करेगा, है ना, तभी तो पूरा आ जाएगा। तो छोटा सा आर से बड़ा सा आर तक जाना है हमें, तब जाकर हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, तब जाके हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। छोटे से आर से लेके बड़े से आर, मतलब कि 0 से लेके आर तक। ये छोटा आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से आर तक, ठीक है, इसी के लिए लिखा है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे सही नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा वाला आर वेरी कर रहा है ना, कहाँ से, 0 से लेके आर तक। यहाँ पे 0 पे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आर पे। ये मिल गया हमें। हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद कीजिए, रिंग की वजह से आपको पता ही होगा। रिंग, ये रिंग ही तो है, ये हम छोटा सा क्या लिए हैं, रिंग लिए हैं, रिंग ही तो लिए हैं बच्चों ये। तो यहाँ पे चार्ज क्यों था छोटा सा, तो रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, समझिए, सोचिए बच्चों, रिंग की वजह से क्या हो जाएगा। आई थिंक आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये बार बार बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये छोटे से रिंग की वजह से जो होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये जो ले रहे हैं, देखिए, एक तो बना ही रखा हूँ, ये मान लीजिए कि रिंग है, अभी तो ये डिस्क है, लेकिन मान लीजिए ना कि यही वाला छोटा सा रिंग उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, मानना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, अब इतना ऐसे बनाना जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये एंगल हमने क्या लिया था, ये एंगल थीटा था। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो ये रिंग है, तो ये भी एंगल तो थीटा ही है। ये, अरे भाई, यही वाला एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये ऐसे था, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा। तो पता चल गया हमें कि इधर आ जाएगा ई के वजह से ई कॉस ऑफ थीटा, इधर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे ई साइन ऑफ थीटा। उसी तरीक़े से यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल थीटा है, इधर आ जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा, ऊपर आ जाएगा ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये बार बार बता रहा हूँ, ये रिंग है, छोटा सा ये रिंग मान लिया है हमने, ठीक है। डिस्क पीछे है, ये पूरा डिस्क है, ये पता है हमें, देखिए ये पूरा डिस्क है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा रिंग लेंगे, छोटा रिंग लेंगे लेंगे तभी तो आएगा पूरा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा अगर रिंग लेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, इसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर एक आ रहा है और एक साइन थीटा का इधर आ रहा है, दोनों सेम है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, दोनों कट जाएगा। लेकिन ये डायरेक्शन में ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, सबके वजह से वैसा ही आएगा, केस वैसा ही आएगा, समझ रहे हैं ना, सबके वजह से केस वैसा ही आएगा। तो सबके इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, मतलब कि ई कॉस ऑफ थीटा। ई का वैल्यू है क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, एक्चुअली में है कितना, ये एक्स है और ये आर है। लेकिन भाई ये पूरा डिस्क है ना, हम छोटा सा रिंग वाली ले रहे हैं केस, तो रिंग वाली में ये कितना था, ये कितना था, याद कीजिए, ये कितना था बच्चों, ये एक्स था, ये आर था, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे छोटा सा डी ए ले रहे हैं ना भाई, तो छोटा वाला लेंगे ना। तो ठीक है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई, ये यहीं पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली, इसको जेड मान लेते हैं, तो जेड का स्क्वायर, ठीक है, छोटा लिखने के लिए। हमें पता चल गया के क्यू बाई जेड स्क्वायर है ये वैल्यू। लेकिन यहाँ पे कॉस कंपोनेंट सबका ऐड हो रहा है, सबका इधर इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है ना, ऊपर वाला तो सबका कट जा रहा है, जितना भी आएगा उधर वाला कट जाएगा, लेकिन कॉस वाला ऐड हो रहा है, सबका कॉस वाला। तो हमको नेट जो लिखना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वो कॉस थीटा को लेके लिखना होगा, ये एंगल थीटा ही तो है, ऊपर से ही देखा ना हमने, कॉस थीटा के साथ वाला लिखना होगा भाई। तो यहाँ पे ई नेट ही है ना, ये ई नेट ही है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस, नहीं अभी जेड ही रहने देते हैं, क्यों इतना वेरिएबल बढ़ा है, इंटू, इंटू क्या है चिंटू, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स अपॉन जेड लिख देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए आपको। डॉट, देखिए ध्यान से, डॉट लिखना जरूरी नहीं है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, हम हमारा कंपोनेंट तो इधर वाला आ रहा है ना सारा, ई वेक्टर, और ए वेक्टर क्या होगा, ये डिस्क है, तो डिस्क का ए वेक्टर किधर होता है, ए वेक्टर इधर ही होगा। बोलेंगे डिस्क है तो हम इधर भी तो ए वेक्टर ले सकते हैं, हम तो बहुत तेज हैं, तो आप इधर भी ले सकते हैं। तो बस वैल्यू नेगेटिव में आएगा, जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि हमने एरिया इधर की तरफ लिया था, लेकिन हम एरिया इधर ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तो अभी तक जितना किताब उताब में देता है वो पॉजिटिव ही देता है, तो हम पॉजिटिव लेकर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाली एरिया वेक्टर लेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी लेना है
वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेना है, तो परपेंडिकुलर लीजिए, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो वन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ए कितना आया है, 2 पाई r d r। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे, के क्यू तो कांस्टेंट है और वैल्यू ऑफ एक्स कांस्टेंट है। यस, वैल्यू ऑफ एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये दूरी नहीं बदल रहा है, ये छोटा छोटा वाला आर बदल रहा है, छोटा वाला आर बदल रहा है ना। एक्स तो वही का वही है भाई, एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है। तो के क्यू बाई एक्स, एक्स यहाँ पे था, और इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 2 पाई भी बाहर आ जाएगा ना, 2 पाई भी तो कांस्टेंट ही है अंदर वाला। जेड का क्यूब आ रहा है नीचे, मतलब कि क्या, जेड का क्यूब मतलब कि, देख रहे हैं यहाँ पे जेड, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में क्यूब है, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट भी था। ऊपर क्या आ रहा है, आर डी आर। तो अब बच्चों इंटीग्रेशन सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। कहेंगे सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इस केस में क्या करना होता है ना, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नीचे वाली चीज़ को कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे टू, देखिए ध्यान से, एक्स तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2r/डी/टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू 2t/dt/dt। तो dt/dt लिटी लिटी कट जाएगा है ना। तो यहाँ पे 2 भी कट रहा है। यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है कि टी डी टी आ रहा है, आर डी आर का वैल्यू क्या आ रहा है, टी डी टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे टी डी टी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना हमने माना है, टी स्क्वायर, मतलब कि कितना हो जाएगा, टी के पावर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, 2 पाई, अच्छे से लिखते हैं, 2 पाई के क्यू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ गया था हमारे पास, आर डी आर, मतलब कि टी डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ रहा था हमारे पास, टी का क्यूब, तो टी स्क्वायर के पावर -1 हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई के क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -2 dt, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई के क्यू एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जीरो से कैपिटल आर तक है, पीछे बताया था। तो जीरो से आर तक, मतलब आर में इसको चेंज कर लीजिए। टी का वैल्यू था क्या, देखिए टी का वैल्यू क्या था यहाँ पे, √ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें पुट कर दीजिए जीरो से आर तक। तो यहाँ पे आर वेरी कर रहा है ना, एक्स तो कांस्टेंट है, तो आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जीरो का वैल्यू इसमें, तो कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, 1/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, ठीक है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों बिल्कुल सिंपली, 2 पाई के क्यू एक्स इंटू 1/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, ठीक है। और यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 2 पाई के क्यू एक्स का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, सही कर रहा हूँ ना मैं। एक एक दिक्कत है, टी के पावर -1 आता है तो एक -1 बाहर भी तो आता है यार, ये मैं छोड़ रहा हूँ, वही तो एक माइनस, अरे समझ में, इंटीग्रेशन की है ना, तो टी के पावर -1/-1, तो -1 बाहर आएगा ना भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो 1-x/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया था, क्या आया था बच्चों, x/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आया था। तो देख रहे हैं ये कॉस थीटा का वैल्यू ही है, मतलब ये जो वैल्यू है कॉस थीटा का है। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू रख देते हैं, इंटू क्यू इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा। साफ साफ देख सकते हैं आप, वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पाई कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फाई, जो नेट फाई आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे छोड़िए तो गॉस आ गया, मतलब कि फाई नेट का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा। देखिए ध्यान से, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आता है क्योंकि किताब में दिया रखता है, तो आप समझिए ऐसे आता है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे बच्चों, ये बता रहे थे कि ये किसकी वजह से आ रहा था,
ये एक डिस्क के वजह से आ रहा था, लेकिन ये सिमिलर केस बन सकता है किस चीज़ में, कोन में। कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, कोन ऐसा ही तो होता है। अब कोन पे मान लेते हैं कि यहीं पे कोई चार्ज क्यों रख दिया, सेम केस बन गया ना भाई। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगे इसमें भी, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे। ये तो बाहर वाले छोड़ दीजिए, बाहर वाले की वजह से नहीं, लेकिन जो इस सरफेस पे जा रहा होगा, सोच रहे होंगे इसके वजह से होगा। सरफेस पे तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और हर जगह पे एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से जो पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से, वो ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, है ना, ऐसे पास करेगा, इस सरफेस से पास करेगा। जब इस सरफेस से पास कर रहा है ना, तो इस एरिया वेक्टर और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। मतलब ये सरफेस जो गोल होगा ना, वो जो कोन टोपी समझते हैं ना, बर्थडे टोपी तो बर्थडे में वो पहनते हैं ना, तो कोन होता है ना गोल, ऐसे होता है सब तरफ से। तो वहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पे इस कर्व की वजह से, कर्व सरफेस की वजह से, कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन ये नीचे वाला जो सरफेस है ना, ये डिस्क बन रहा होगा जो, इसके वजह से फ्लक्स कुछ आएगा, है ना। तो वही फ्लक्स यही है, यही वाली तो बात बन गई, डिस्क ही तो बन गया है। तो वही डिस्क की वजह से जो अभी हमने निकाला वही आंसर हो जाएगा। जो फ्लक्स हमने निकाला Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो यही आंसर हो जाता है। दोनों केस में सेम होता है। ये बहुत ज़रूरी था बच्चों बताना। मिलेंगे आगे, देखिए आगे हमको क्या, आगे गॉस लॉ ही पढ़ना है, तो गॉस लॉ अभी बहुत टाइम लग जाएगा गॉस लॉ में, तो इसीलिए इसको कल देखेंगे। बाकी तब तक के लिए ओके।